एडवोकेट टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का सवाल एक पत्नी ने पूछा है। उनका सवाल है, मेरे पति ने मुझे पागल बताकर कोर्ट में विवाह शून्य का एक पक्षीय आदेश चुपचाप करा लिया। उसने मुझ पर, मेरे पिता पर 420 आईपीसी का केस दर्ज किया, जिसके सदमे से मेरे पिता की मृत्यु हो गई। पिता द्वारा दहेज में दी गई रकम मैं अब उससे कैसे निकलवा सकती हूँ? सवाल बहुत दुखदाई है साहब। आप सब सोचेंगे कि नहीं साहब, औरतें तो झूठे मुकदमे करती हैं, फर्जी केस होते हैं, 498 के लगाती हैं, जायदाद ऐंठने के लिए, पति से पैसा ऐंठने के लिए, तलाक देने के नाम पर मोटा पैसा लिया जाता है। मैं बिल्कुल पूरी तरह से आप सब लोगों से सहमत हूँ, मगर मैं वकील होने के नाते आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग 498 इसलिए सुनते हैं क्योंकि ये आदमियों से, हर परिवार से संबंधित मुकदमे हैं। मगर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि कोई भी कानून ऐसा नहीं है जिस कानून का दुरुपयोग ना होता हो या जिस धारा का दुरुपयोग ना होता हो। 307 के मुकदमे क्या झूठे नहीं लगते हैं? क्या हत्या के मुकदमे झूठे नहीं लगाए जाते? भ्रष्टाचार के झूठे केसेस नहीं होते साहब? किसी भी कानून का आप उठा के देखिए, उसमें झूठे और सच्चे हर तरह के आपको केसेस मिलेंगे। मेरे पास बहुत अलग अलग तरीके के लोग कंसल्टेशन ले, तो मुझे पता है कि पत्नियां वकील लगाती हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि झूठे केस लगा, मगर हकीकत मैं आपको बताऊंगा, वो कड़वी हकीकत है। वो ये है कि 498 या दहेज प्रतिशत अधिनियम, इनमें अब उतनी ताकत नहीं बची। अब उसकी वजह से होता ये है कि जब वो वकील के पास जाती हैं आपकी पत्नियां, तो वकील बोलते हैं कि साहब आपके आरोपों में तो कोई दम नहीं है। क्या आपने क्या बोला कि सिर्फ तानाकशी कर देते हैं, या ये हो जाता है, या मेरे को खाने बनाने के लिए परेशान करते हैं, देर से उठने पे ताना मारते हैं, सिर्फ इतना ही तो आप बोलोगे ना। ये बहुत नॉर्मल सा हो गया। वकील बोलता कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूसरी पार्टी को, जब तक आप उसके ऊपर कोई गंभीर आरोप नहीं लगाए। गंभीर आरोप लगाने के लिए वकील अपने मन से फिर वो केस बनाते हैं, आपकी पत्नी केवल उसके ऊपर साइन कर। तो इसलिए कई बार ऐसा नहीं है कि सभी केस झूठे होते हैं। कई बार अच्छे और सच्चे केस भी हमने देखे, किए हैं। उन केसों में वाकई बहुत बुरे हालत में औरतों को रखा गया। कहीं उनका यौन शोषण हुआ, परिवार के लोगों की वजह से हुआ, जिसके सबूत भी हुए, मिले। अपोजिट पार्टी ने यानी हस्बैंड साइड ने उस बात को माना भी कि हाँ ऐसा होता था, और उसके बाद कई केसों में फैसला हुआ। उस फैसले के दौरान हस्बैंड ने माना कि हाँ साहब हम ऐसा करते थे, ऐसा हुआ था, मगर अब नहीं करेंगे। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि सारे ही केस झूठे हो। बहुत सारे केस हैं सब, वो असली भी होते हैं और बहुत सारे फर्जी भी होते हैं। तो ये जो केस है, ये जो सवाल है, ये पढ़कर ये पता चल रहा है कि एक पति ने अपनी पत्नी को पागल बनाकर उससे तलाक ले लिया, उस ऊपर से उसके ऊपर 420 का मुकदमा कर दिया, और उस सदमे से उस पत्नी के पिता की मृत्यु भी हो। तो अब इन्होंने सवाल पूछा है तो मैं इनका जवाब देना जरूरी समझता हूँ। तो मोहतरमा, सबसे पहले तो आपको उस तलाक के मुकदमे के कागजात निकलवाने चाहिए, और उस कागजातों को निकलवा कर किसी अच्छे वकील को आप दिखवाएं। क्योंकि आपके पति ने जब आपको पागल साबित करने का प्रयास किया है या कोशिश करी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने उसको साबित करने के लिए उसके अंदर क्या सबूत और क्या गवाह लगाए, किस तरीके से उन्होंने साबित किया है, किस डॉक्टर ने आपका चेकअप किया होगा, किसने मेडिकल लगाया है। और यदि आप पागल नहीं हैं और आपके पति ने आपको तलाक का मुकदमा पागल साबित करके जीता है, तो बिल्कुल अगर आपके पास कागजी सबूत आ जाते हैं तो आप अपने पति के खिलाफ उस तलाक के मुकदमे को दोबारा से रिस्टोर करा सकती हैं, कार्रवाई कर सकती हैं। कार्रवाई करने के लिए आपको सबसे पहले उस तलाक के मुकदमे को रिस्टोर कराना चाहिए, और अगर वो जीत चुके हैं आप या ज़्यादा समय हो चुका है तो आप उसकी अपील के लिए जा सकते हैं। अगर अपील का समय भी गुजर चुका है तो आप इसी आधार पर अपील कर सकती हैं, क्योंकि आपको उस मुकदमे में पेश होने का मौका ही नहीं मिला। एक्स पार्टी डिवोर्स लिया होगा उन्होंने। एक्स पार्टी केस वो केस होते हैं जिन केसों में कोर्ट की तरफ से सम्मन जाता है, परंतु वो रिश्वत देकर या किसी और तरीके से रोक दिया जाता है, और जब दूसरी पार्टी उस केस में पेश नहीं होती तो अदालत
केस डालने वाले पक्ष को एक पक्षीय रूप से सुनकर निर्णय दे देते। तो यहाँ आपका केस में भी यही हुआ होगा, क्योंकि आपने बोला कि पागल बताकर तलाक ले लिया। तो अगर आप उस केस में शामिल हुई होती तो ऐसा संभव ही नहीं था। तो कोई बात नहीं, आप उस केस को रीओपन करवा सकते हो, रेस्टोर करा सकते हो, और उसके बाद अगर उस केस में आपके पति ने कोई भी झूठे गवाह या सबूत दिए हैं, तो आप उन गवाह और सबूतों के आधार पर, और उनको झूठा अगर आपके पास साबित करने के लिए प्रमाण है, और वो जाहिर सी बात है, आप अपना एक नया मेडिकल करवा सकते हैं किसी भी सरकारी अस्पताल से, जिसमें आपको फिट घोषित किया जाएगा, आपकी दिमागी स्थिति ठीक बताई जाएगी। तो आप अपने पति के सबूतों को झुठला सकती हैं। अगर आपके पति के सबूत झूठे साबित हो गए, तो आपको कहीं कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई और इसमें अलग से आपको खर्चा नहीं आने वाला। आप केवल उसी अदालत में, जिस अदालत में आपके पति ने झूठे सबूत दिए हैं, उसी अदालत में 340 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन देंगी। उस एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि माननीय न्यायालय को ये बताना कि देखिए, ये इस पक्ष ने ये झूठ बोला, ये झूठे गवाह पेश किए, और इन झूठे गवाह और झूठे सबूतों के आधार पर इसने आपको बरगलाकर, अदालत को धोखा देकर ये निर्णय प्राप्त कर लिया है, इसलिए इसे दंडित किया जाए। अब न्यायालय क्या करेगा कि वो आपकी इस एप्लीकेशन को देखने के बाद सभी सबूतों और गवाहों को देखेगा, और उसको जैसे ही ये संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ, वाकई ये सबूत और गवाह झूठे थे जो उनके आगे पेश किए गए, तो क्योंकि ये झूठ मजिस्ट्रेट या जज के आगे बोला गया, तो जो जज साहब होंगे वो खुद इस मामले का संज्ञान लेंगे और अपने आप को कंप्लेनेंट बना लेंगे, यानी शिकायतकर्ता बनाकर आपके पति की शिकायत न्यायालय में करेंगे, और तब वो शिकायतकर्ता बन जाएंगे और आपका पति आरोपी बन जाएगा, और उसके खिलाफ मुकदमा चलाकर उसको झूठी गवाही और झूठे सबूत पेश करने के जुर्म में सजा भी कर दे। इसके साथ साथ जब आप अपने डिवोर्स के मुकदमे को रीओपन करा लेते हो या अपील में वो दोबारा से आ जाता है, तो आप दोबारा से, क्योंकि तलाक निरस्त माना जाएगा और दोबारा से वो अपील में है, तो आप उसकी पत्नी बन गई। और वैसे भी आप पत्नी तलाक की डेट से पहले तो थी ही, तो आप तलाक से पहले के इंसिडेंट की अभी भी 498A दहेज प्रतिषेध अधिनियम या डोमेस्टिक वायलेंस में केस फाइल कर सकती हैं। आप जब ये सारे केस उनके ऊपर फाइल करोगे, वो अपने आप परेशान होंगे, दुखी होंगे, और कम से कम आपको आपके दहेज का सामान तो बाइज्जत मिल ही जाएगा। इसके साथ साथ आप उनसे खर्चे के लिए भी मुकदमा डाल सकते हो, जो 125 सीआरपीसी में डलता है, जिसमें आप उनसे मंथली वेजेस के रूप में अपना हर्जा खर्चा ले सकते हो। और वो खर्चा क्योंकि तलाक के बाद भी देना होता है, तो अगर तलाक हुआ या नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खर्चा भी उन्हें देना पड़ेगा। अगर आप उनसे नफरत ही करती हैं, उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहती हैं, आपके दिलो दिमाग में आता मुझे उनसे खर्चा चाहिए ही नहीं, तब भी आपको खर्चे का मुकदमा डालना चाहिए, क्योंकि वो खर्चा देने से उनको फर्क पड़ेगा, उनको दिक्कत होगी, और जब उनको दिक्कत होगी वो तभी आपको आपका सामान या जो भी दहेज आपके पिताजी ने जिन भी परिस्थितियों में जोड़कर उसको दिया था, वो आपको वापस दे देगा। क्योंकि वो ये जितने मैंने आपको केसेस बताए, ये केसेस वो झेल ही नहीं सकते, और अगर कोर्ट में उसकी गवाही झूठी साबित होगी, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में जब भी कोई इंसान फंसता है, तो 90% उम्मीद होती है या 95% ये उम्मीद हो जाती है कि उसको सजा होगी ही होगी, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है, कागज झूठ नहीं बोलता, ऐसा कानून मानता है। तो उम्मीद है आपके सवाल का आपको मैंने जवाब दे दिया होगा, और मुझे बड़ा दुख भी है और गुस्सा भी है कि आपके पति ने आपके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। जेंटलमैन की तरह लड़ना चाहिए। अगर आप किसी पत्नी से या किसी महिला से लड़ रहे हैं, तो कम से कम कुछ मर्दानगी बाकी रहनी था, और कुछ बातें आप ईमानदारी से भी लड़ा जा सकता है। अगर आपकी पत्नी ने आपके साथ बुरा किया या किसी ने बुरा किया, तो ठीक है, आप कांटे से कांटा निकाल सकते हो, आप उसके खिलाफ भी जो है आप झूठे अनर्गल आरोप लगाओ, जो मन करे करो, कोई बात नहीं, ईश्वर माफ करेगा। मगर अगर किसी ने आपके साथ कुछ नाजायज किया ही नहीं और वो पूरी तरह से निर्दोष है, तब उसके साथ आप खराब करोगे, तो भले ही आप कानून की नजर में जीत जाओ, मगर
ईश्वर की अदालत में तो आप हारे हुए ही माने जाओगे, और आज नहीं तो कल जाना तो सभी को एक बार वही है साहब, क्योंकि वो पुराना गाना आपने सुना ही होगा, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो यानी कि सब जमीन जायदाद पैसा मकान, आपकी शान शौकत सब यहीं रह जाएगी, आपको अकेले जाना है। तो वहां उसको ईश्वर से निगाह मिलाने के लिए कम से कम इतनी भलाई तो अपने साथ लेके जाइए कि आपको सजा ना हो। तो उम्मीद है मोहतरमा आपके सवाल का मैंने जवाब आपको दे दिया होगा। कोशिश कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिले। अब अंत में सभी श्रोताओं से बस इतना अनुरोध कि आप चैनल पे आते हैं, मुझे सुनते हैं, मैं सम्मानित महसूस करता हूँ और आपका आभार प्रकट करता हूँ। आप बस मेरी खातिर इतना ज़रूर कीजिए कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि मैं इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ और आपको सुनते सुनते कानून की जानकारी हो जाएगी और शायद एक वकील आपको वकील बनाकर ही छोड़ेगा। तो उम्मीद है आप ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। नमस्कार जनाब।